नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की एक और मोदी गारंटी पूरी हो गई। कृषक उन्नति योजना के जरिए 24,75,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,330 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान एमएसपी की बोनस राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजनांदगांव से कृषक उन्नति सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है। मोदी जी हर विभाग के लिए जनता के हित में बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। इन पैसों को खर्च करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया, किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। ये प्रदेश भर के जम्मो आज किसान मन के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और जब एक कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण समारोह आप मन के बालोद जिले के मुख्यालय बालोद में गंगा मैया की धरती में, माँ दंतेश्वरी माई की धरती में, बमलेश्वरी माँ के धरती में, यहाँ हमारे प्रदेश कर बहुत ही लोकप्रिय हम सबके इस प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से आज शुभारंभ हो रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करो। मालूम है कितना पैसा मिल रहा है? जितना पैसा मिल रहा है इतना में ताली ये नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजा, सब हाथ ऊंचा करो, सब उनका बोनस कट जाएगा। हाँ, अब हुआ ने जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय किसान और जय अनुसंधान और जय विज्ञान। जय जय श्री राम। हमारे अतीत के कालक्रम में एक ही प्रदेश होता था और हमारा अगर सबसे ज्यादा प्रेम और अधिकार कहीं है तो इस छत्तीसगढ़ की धरती पे मध्य प्रदेश वासियों का और आपका भी। आप कहो तो आपका और हम कहे तो हमारा। नर्मदा मां की कृपा हम और आप पे बराबरी से। हम सब सौभाग्यशाली हैं परमात्मा की दया से। वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मोदी जी के लिए जिनके नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है सभी क्षेत्रों में। आज सवेरे रेल के विभिन्न प्रकार के कामों का शुभारंभ किया। 100 से ज्यादा तो वंदे भारत रेल जिनका उनने अपने शासनकाल में अलग अलग मार्गों पे संचालन प्रारंभ कराया। वो गया जमाना जब रेल के लिए रेल मंत्री केवल अपने प्रदेश में एक आध रेल खोल दे तो बहुत बड़ी बात मानते थे। आज की स्थिति में अकेले हमारे छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की कौन सी रेल परियोजना है? अरे इतना पैसा दे रहे, इतना पैसा दे रहे मोदी जी कि हर विभाग में खर्चे करने के लिए हमको पसीने छूटते, वो पैसे देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा वर्तमान का समय अगर कोई चल रहा है तो हमारे अपने मोदी जी सरकार का चल रहा है। एक बार फिर अभिनंदन। मंत्री श्री मोहन यादव जी हमार छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में आईन है, जेमन कर उद्बोधन आप सब मन सुने हा। मैं चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से एक बार उमन कर स्वागत करा। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमार छत्तीसगढ़ के 15 साल
मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में हैं ऐसे डॉक्टर रमन सिंह भी जुड़ी ने हैं वर्चुअली। उमन के स्वागत में भी आपन करतल ध्वनि से स्वागत करा। और आज हमारे बालोद के पावन धरती में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान है हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, कांकेर के सांसद श्री मोहन मंडावी जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष पवन साहू जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत जैन जी, हमारे कांकेर लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णकांत पवार जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी, श्रीमती सोना देवी देसलहरा जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, लेखराम साहू जी, राकेश यादव जी, अभिषेक शुक्ला जी, श्रीमती प्रेमलता साहू जी। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में एक स्टेशन एक उत्पाद का दुर्ग सांसद ने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शामिल है। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन में भी इस योजना के तहत महिला समूह को दुकानें आवंटित की गई। दुर्ग रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत आवंटित स्टॉलों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने दुर्ग स्टेशन पर संचालित स्टॉल से महिला समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं की खरीदारी भी की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। का उन्नयन हो रहा है किस तरीके? देखिए, देश का विकास पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उन संकल्पों के आधार पे हम सब पूरे देश को आगे बढ़ाने में माननीय मोदी जी के साथ लगे हुए हैं। और आप देखें कि इन 10-12 दिनों में लगभग 7,00,000 करोड़ के विकास काम देश को सौगात के रूप में मिले हैं। और आज हम सबका सौभाग्य कि दुर्ग रेलवे स्टेशन की कायाकल्प हो रही है। ऐतिहासिक ये रेलवे स्टेशन है और आज एक स्टेशन एक प्रोडक्ट, ये कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे विधायक माननीय गजेंद्र जी, ललित चंद्राकर जी, गजेंद्र यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय जितेंद्र वर्मा जी और सभी हमारे पदाधिकारी, पूर्व के पार्षदगण, सब वर्तमान पार्षद सब उपस्थित हुए हैं, जनसामान्य भी है। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वॉशिंग लाइन भी यहाँ बनी है आधुनिक तरीके से, उससे जो डिब्बे हैं वो अब स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे। ये मोदी जी की एक मिशन है, उस मिशन को हमारा स्टेशन भी साकार कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारा स्थानीय जो प्रोडक्ट है, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे वो कोई निर्माण की बात हो, जैसे खिलौने हैं, बहुत सारे बस्तर क्षेत्र में वो बनते हैं, अपने मिलेट्स बनते हैं, या बस्तर क्षेत्र से जो खिलौने वो मॉडल बना के लाते हैं, उन सब का जो स्वनिर्मित है वो यहाँ पे बेचे जाएंगे, ताकि रेल में जो अन्य राज्यों के लोग यात्रा करेंगे और स्टेशन पर उतरेंगे
तो उस दुकान पर जब आएंगे तो पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में क्या अच्छा चीज़ मिलता है, और जब वो ले जाएंगे तो अपने राज्य में उसको बताएंगे, ताकि उनकी ख्याति बढ़ेगी और लोग उस प्रोडक्ट को यहाँ से मंगाने के लिए अपने मन में भी आतुरता व्यक्त करेंगे। इस दौरान दुर्ग के विधायक गजेंद्र ठाकुर भी विशेष रूप से शामिल रहे। उन्होंने कहा कि जिस रेल की पटरियां देश भर को जोड़ती है, उसी तरह विभिन्न प्रदेशों से स्थानीय उत्पादन भी देश को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम साबित होते हैं। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत दुकानों का संचालन करने वाली समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यहाँ उनके उत्पादों की अच्छी मांग है और इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। नौजवान साथियों से कहना चाहता भारत एक युवा देश, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश। मैं खास तौर घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि कितनी लेट है। मंत्रालय ने भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। इसके तहत दुर्ग रेलवे स्टेशन पर भी समूह की महिलाएं अपने उत्पादों की बिक्री कर लाभ अर्जित करेगी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देश में सीएए लागू होने की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व सीएम और विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने सीएए की जानकारी देते हुए कहा कि ये किसी की नागरिकता समाप्त करने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों को पूरा करते हुए सर्व कल्याण की सोच के साथ प्रदेश के चहुमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज प्रदेश में अपने आवास से पहले प्रदेश के गरीब परिवारों के आवास की चिंता करने वाले मुखिया हैं और निश्चित ही उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकसित प्रदेश की पहचान बनाएगा। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मोदी गारंटी में वादा किया था और देश के सामने एक बड़ा वादा किया था, किसी एक कानून बनाकर वो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शरणार्थी के रूप में जो लोग भारत आए हैं, जो वहां से प्रताड़ित होकर अल्पसंख्यक के रूप में आए हैं, उनके लिए कानून बना के वैधता के साथ उनको हिंदुस्तान के नागरिक होने का अधिकार मिलेगा, स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकेंगे। किसी की नागरिकता को समाप्त करने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। ये सीएए का जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये एक्ट बड़ा साफ और स्पष्ट कानून है जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और अमित शाह ने व्यापक रूप से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसकी जानकारी दी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये काम हुआ। और दूसरी बड़ी आज महत्वपूर्ण दिन है जिसमें मिशन दिव्यास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये अग्नि 5 मिसाइल का जो जिस प्रकार से परीक्षण किया MIRV तकनीक के साथ ये स्वदेश में विकसित किया गया अग्नि 5 मिसाइल का जिस प्रकार परीक्षण किया गया, भारत की शक्ति में इजाफा हुआ है और ये निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के प्रमुख राज्यों के बीच उभर के आया है। ये परीक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, DRDO को बधाई दूंगा जिन्होंने ये तकनीक विकसित की। और जो वादा हमने किया था महादारी वंदन योजना, कितनी बड़ी योजना है, इसकी व्यापकता का पता आप लगाओ। 70 लाख महिलाओं को, यानी 70 लाख घरों तक हम जा रहे हैं। और पहला किस्त जो मोदी गारंटी की योजना है
हमारे मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने उस मोदी गारंटी योजना को 655 करोड़ रुपया देकर उस घोषणा को अमली जामा पहनाया है और पहली किस्त हमारी बहनों तक पहुंच गई है। और ये पहले किस्त के बाद हर महीने उनके लिए ये पैसा 655 करोड़ की राशि 70 लाख बहनों तक पहुंचाने का काम लगातार होगा किसानों के लिए। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले भारत में नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करने के फैसले का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समर्थन करते हुए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शुभकामनाएं दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पड़ोसी देशों में शोषित अल्पसंख्यकों के हितों एवं विकास के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में सीएए लागू कर दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इससे निश्चित रूप से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जो भारत में शरण लिए हुए हैं, ऐसे जो 2014 के पहले आए हैं, उनको अब इस कानून के लागू होने से भारत की नागरिकता मिलेगी और वो लोग भी जिस तरह से सामान्य व्यक्ति यहाँ का जीवन यापन करता है उस तरह का अधिकार उनको मिल जाएगा और उनका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ बालोद जिले में किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 24,75,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की गई। सरकार के इस सौगात को लेकर वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कृषक उन्नति योजना को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के अन्नदाताओं को वादा किया था कि किसानों का 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रावधान किया है कि किसानों को अंतर राशि 917 रुपए किसानों के खातों में जाएगी। भाजपा सरकार जनता के हर वादे को संकल्पित होकर पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी, जिसके तहत से हमने किसानों के साथ में अपने प्रदेश के अन्नदाताओं को हमने वादा किया था कि हम किसानों का 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे। आज वो शुभ घड़ी आई है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी इस योजना के तहत में हमारे किसानों को 3100 रुपए देने का प्रावधान किया हुआ है। 917 रुपए इसमें हमारे किसानों के खातों में जाएगा और हम सभी अपने प्रदेश के अन्नदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उनके हर वादे को फिर संकल्पित होकर के पूरा करें। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। देश में सीएए लागू होने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। अनेक लोग इससे लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। लोकसभा से कानून पारित हुआ था और अनेक लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। हाँ, निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी देन है। अनेक लोग जो परेशान थे, उनको शासन की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था और वो नारकी जीवन जीने पर मजबूर थे। ऐसे लोगों को न्याय मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। देश में सीए लागू होने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश से चर्चा करनी चाहिए थी और फिर निर्णय लेना चाहिए था। आपको बात करनी चाहिए, इसे स्वीकार्य बनाना चाहिए और फिर लागू करना चाहिए। I have said it before and I'll say it again. These are issues which should have been discussed with the country at large and then decisions taken. You're taking decisions saying that part of the society you're saying will be out of it. Tribals you're saying you'll keep. I don't know what has come out. That is what came out in Uttarakhand. So what is this sort of a thing? Take everybody into confidence and then you do what you want. It is a directive principle of the state policy in the constitution, not part of the constitution that is to be implemented. These are goals which have been given. So you don't thrust it down the throat of the country. You talk, make it acceptable, and then you do it. सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया गया पुतला दहन। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जताया गया। दुर्ग साइंस कॉलेज की छात्र छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले पश्चिम बंगाल स्थित संदेश खाली में लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में स्थित संदेश खाली में लगातार महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार की घटना सामने आ रही है, जिसे एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध में कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। वहीं अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल में इसका विरोध करने पर अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने के बाद पुनः राष्ट्रीय महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद की समस्त कार्यकर्ताओं ने विरोध कर पुतला दहन किया और मांग की कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई जाए और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। भारतीय समाज में महिलाओं का एक विशेष व गौरवपूर्ण स्थान है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कारी जैसी घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ममता सरकार के दोनों हाथ अब बलात्कारियों के साथ हैं। अरे ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए जो एक महिला होने के साथ साथ एक दूसरी महिला की न पीड़ा समझ रही है, न उनकी दर्द समझ रही है, उनके साथ किए गए अत्याचारों का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है। और यदि संदेश खाली की महिला अपने खिलाफ आवाज उठाती है और वहां की पुलिस के पास अपना शिकायत लेके जाती है तो वहां की पुलिस उनकी शिकायतों को फाड़ कर रद्दियों की टोकरी में फेंक देती है। अरे जहां की महिला एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो इतने बड़े दुष्कर्म अपराध जैसे घटनाएं सामने आ रही है, उनका विरोध क्यों नहीं कर रही है। मैं ममता सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या दुष्कर्मियों का वोट, अपराधियों का समर्थन संदेश खाली की महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा से भी बढ़कर हो गई है क्या। मैं ममता सरकार से पूछना चाहूंगी कि संदेश खाली की महिलाओं को
कब उनके अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के पुलिस कब उनके के खिलाफ कार्यवाही करेगी। अपन आज पुतला दहन किया ममता बनर्जी का। इसके पहले वहाँ पे पश्चिम बंगाल पे प्रोटेस्ट किया गया था विद्यार्थी परिषद के द्वारा, तो राष्ट्रीय मंत्री को भी अरेस्ट कर लिया गया था। आज पुनः फिर से राष्ट्रीय महामंत्री को अरेस्ट किया गया, जिसके लिए अपन लोग फिर से पुतला दहन किए हैं। विरोध इस बात की है क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वो खुद एक महिला होके वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, विषय ये है। और वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, संदेश खाली जैसे वहाँ पे महिलाएं हैं जो उनका विरोध करते, फिर भी पुलिस उनको संरक्षण नहीं दे पा रही, और दूसरी ममता बनर्जी की सरकार भी उसको संरक्षण नहीं दे पा रही। ये सबसे दर्दनाक विषय है। इसलिए उनके लिए ये ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा हो गया कि उनके जो नेता है उनको संरक्षण दे, कि अपने लोकल है जो महिलाएं उनको संरक्षण दे। इस विषय पे अपन लोग ममता बनर्जी ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर विकास उपाध्याय ने बयान जारी कर कहा है कि रायपुर में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में जुट जाएं। विकास उपाध्याय ने रायपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट एवं प्रदेश कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं के आभार व्यक्त करते हुए लोकसभा चुनाव की लड़ाई को निर्णायक करार देते हुए रायपुर की सीट को कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर जीतने का दावा किया। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का, सचिन पायलट जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझको रायपुर राजधानी लोकसभा का टिकट दिया। प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज एक तरफ राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से बेरोजगारों को न्याय, महंगाई के खिलाफ न्याय, देश में फैली अराजकता के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस न्याय की लड़ाई में मुझको हिस्सेदार बनाकर रायपुर राजधानी के लोकसभा का टिकट दिया है। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मैं इसी कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधानसभा का टिकट और अब लोकसभा का टिकट पार्टी ने मुझको दिया। मुझ पर विश्वास किया और इस विश्वास पर खरा उतरकर दम से हम लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि हम सब, मैं परसों 12 तारीख को रायपुर लौट रहा हूं। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव होने के नाते, असम कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज होने के नाते, कल असम कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक है, उस बैठक में शामिल होने दिल्ली आया हूं। कल मीटिंग खत्म होने के बाद परसों मैं रायपुर लौटूंगा। हम सब लड़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और जीतेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात साथियों, भारतीय जनता पार्टी और उनकी आईटी सेल के लोग जिस प्रकार से पूरे देश में अफवाहों को गर्म करते हैं, अफवाहों को फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस बात को कहा है और एक न्यूज़ ने चलाया है कि विकास उपाध्याय अपनी टिकट वापस करने गए हैं। किसी को बोलेंगे भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इसी रायपुर राजधानी से मैं नेता बना हूँ। यही रायपुर राजधानी के लोग मुझको अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी, अपना दोस्त, अपना यार समझते हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। 1984 एक्ट के तहत मेरे पट्टे की जमीन पर किसी दूसरे के द्वारा मकान का निर्माण कर कब्जा किए जाने से परेशान हितग्राही ने दुर्ग कलेक्टर से गुहार लगाई। पट्टे की जमीन पर किसी दूसरे द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे शशि भूषण प्रजापति ने अपनी आप बीती सुनाई और दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि 1984 एक्ट के तहत मिले पट्टे के जमीन पर किसी दूसरे के द्वारा मकान का निर्माण कर कब्जा किए जाने से परेशान हितग्राही न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। बता दें, शशि भूषण प्रजापति कृष्णा नगर बलराम चौक वार्ड 8 थाना सुपेला स्थित मेरे पट्टे की जमीन पर सुखदेव प्रजापति, चंद्रभूषण, विजय पंडित, अजय, रिंकी, पम्मी, किरण के द्वारा पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है। साथ ही कुछ साल पहले तीनों के द्वारा मारपीट कर पट्टा भी छीन लिया गया था और साथ ही उसे मेंटली डिस्टर्ब भी किया गया था, जिससे परेशान हितग्राही कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ये मेरा घर है शशि भूषण प्रजापति के नाम से और इसमें एक चंद्रभूषण, विजय भूषण, अजय पंडित और इसमें जो एक के है सुखदेव प्रजापति, वो हस्तक्षेप कर रहा है और वो उस ज़मीन को अंदर से तोड़ करके और उसमें से मकान बना लिया है। उसमें मकान बना लिया है और ढलाई कर दिया है। पुलिस प्रशासन के पास गया सुपेला थाने में, तो टीआई महोदय से बात हुआ तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, ये ज़मीन का मामला है। और मैंने रिकेश सेन के पास भी गया और एसपी सर के पास भी गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं इस उद्देश्य से मैं आया था कि कलेक्टर मैडम को एक बार शिकायत करता हूं और वहां पे मैंने शिकायत दर्ज करवा दिया है और बोले हैं कि आगे की प्रक्रिया आगे रहेगी, ऐसे करके जारी रहेगा। नगर में मेरे पट्टे की मकान है, उसमें चंद्रभूषण, विजय भूषण, अजय और एक सुखदेव प्रजापति है। तो इन लोग उसमें मकान खड़ा कर दिए हैं। मैंने अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। अब आगे देखना है कि कार्रवाई होता है कि नहीं होता है। मैंने विरोध करता हूं, जब भी करता हूं तो मेरे साथ मारपीट कर दिया जाता है, इसलिए मैं अभी थाने में गया तो वहां सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी आप यहाँ, तो मैं कलेक्टर मैडम से शिकायत किया हूं
अब देखना यह है कि कलेक्टर मैडम क्या कर पाती हैं। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आधे दर्जन से ज्यादा मामलों में फरार आरोपी चंदन सिंह को संयुक्त ऑपरेशन के तहत दुर्ग में धर दबोचा गया। वहीं कोर्ट से वारंट तामीली एवं अग्रिम कार्रवाई के लिए आरोपी को STF टीम बिहार के सुपुर्द किया गया। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार वारंटियों अपराधियों की धरपकड़ का अभियान कार्रवाई चला जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस STS द्वारा पता चला कि चंदन सिंह नामक कुख्यात आरोपी बिहार में हत्या का प्रयास, लूट, उद्यापन एवं अन्य अपराधों में संलिप्त है, जो थाना मोहन नगर जिला दुर्ग क्षेत्र में छिपा बैठा हुआ है। इसके बाद बिहार पुलिस STF टीम और साथ ही दुर्ग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना मोहन नगर क्षेत्र अंतर्गत आरोपी चंदन सिंह का पता तलाशी कर मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा गया। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं अन्य गंभीर अपराध दर्ज किए गए, जिसको दुर्ग पुलिस द्वारा वारंट तामीली एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु बिहार STF टीम के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में दुर्ग CSP चिराग जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये एक आरोपी है जिसका नाम है चंदन सिंह और ये बिहार में इसने कई अपराध किए हैं, कई जिलों में, कई थानों में इसके विरुद्ध अपराध दर्ज हैं और अपराध मतलब 302, 307, 385, 386, 399 जैसे गंभीर धाराएं इसके खिलाफ हैं और उनमें चार्ज है। कुछ मामलों में इसके ट्रायल चल रहा है और कई में ये सजा भी हो चुकी है। तो हमें बिहार पुलिस और मोहन नगर थाना की पुलिस ने मिलके कार्रवाई की, जिसमें इसको हमने अरेस्ट किया और अभी ये कस्टडी में है। कस्टडी में लेने के बाद इसको बिहार पुलिस अपने रिमांड में लेगी और फिर न्यायपूर्ण उचित कार्रवाई करेगी। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र स्थित शराब दुकान को नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया और कट्टे की नोक पर लगभग 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दर्री थाना अंतर्गत गोपालपुर स्थित शराब दुकान में बीती रात दुकान बंद होने के बाद कर्मचारी बिक्री रकम की गिनती कर रहे थे। इसी बीच कुछ नकाबपोश युवकों ने हाथ में कट्टा लेकर दरवाजा खुलवाया और लगभग 1 लाख रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात के बाद दर्री पुलिस मौके पर पहुंची और शराब दुकान में लगे CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुट गई। भिलाई स्थित JP सीमेंट में काम करने वाले 22 वर्षीय युवा ने समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि सतना निवासी सत्यम भिलाई स्थित JP सीमेंट फैक्ट्री में काम किया करता था और उसकी नौकरी सतना में सीमेंट फैक्ट्री को दी गई जमीन के एवज में ही लगी थी। JP सीमेंट प्रबंधन ने सतना से मृतक को भिलाई भेज दिया था और यहाँ कई महीने से वेतन नहीं मिल रहा था। सेक्टर 6 में JP सीमेंट फैक्ट्री के हॉस्टल में रहने वाले अन्य कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ कई साल पहले प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों को रखा गया है, पर प्रबंधन उन्हें वेतन नहीं दे पा रही है। इधर सेक्टर 6 कोतवाली थाना प्रभारी राजकुमार लहरे ने बताया, हॉस्टल के ही लोगों ने सत्यम के फांसी लगने की सूचना दी थी, जिसके बाद देर रात उसे कमरे से खोलकर पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। इधर पूर्व पार्षद सूर्यकांत सिन्हा ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन जानबूझकर कर्मचारियों को तंग कर रहा है और वे तनाव में आकर इस तरह आत्महत्या कर रहे हैं। मौके पर मौजूद श्रमिक नेता SH मिश्रा और मृतक के चाचा भी मौजूद थे। उन्होंने भी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी है। सत्यम नाम के व्यक्ति कल सूचना मिला कि वो अपने जिसमें हॉस्टल बना हुआ है वहाँ पे सुसाइड कर लिया करके पुलिस जाके वहाँ पे देखे तो व्यक्ति गले पे फंदा बना के आत्महत्या कर लिया था, मृत्यु हो चुकी थी, जिसपे थाना भिलाई नगर में मर्ग कायम करके शव को जांच पंचनामा कार्रवाई में ली गई है और उक्त मर्ग पे अभी जांच में मृत्यु कारणों का खुलासा भी नहीं हुआ है, जांच भी लिया गया है। जहां आप ये पिछला मेरे पीछे देख रहे हैं जो JP सीमेंट का एक रहवासी कॉलोनी बना है, विगत 10-20 वर्षों से हम लोग लगातार इस कॉलोनी को अपने आंखों से देख रहे हैं और इसकी दुर्गति होते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की बनती है। अगर आप 10 साल से प्रोडक्शन बंद किए हुए हैं फिर भी कर्मचारियों को उसी नियंत्रण से उसी दबाव के साथ रहने पे मजबूर कर रहे हैं, तो उस पर ये एक कारण हो सकता है। और सभी कर्मचारी एक ही जिगर के लोग हों या एक आत्मशक्ति के साथ हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो 22 साल का एक छोटा बालक था, दबाव झेल नहीं पाया, पिछले 10-20 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा प्रशासन से और मैं चाहूंगा कि बाकी कर्मचारी वो भी आए खुलकर बोले, क्योंकि ये एक की घटना नहीं है, ये आप सबकी घटना है। आपके बीच में से कोई बालक गया है
और ऐसी भी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में और कोई घटना ऐसी घटे इसी दबाव के कारण से। तो जांच का विषय है, प्रबंधन पे बिल्कुल जांच होना चाहिए और प्रबंधन पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है, करना भी पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है जहां तक नौकरी की बात है तो अगर प्रबंधन के मैनुअल में होगा तो प्रबंधन को नौकरी देना पड़ेगा और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। क्या मतलब है कि नहीं देखिए, जेपी सीमेंट अगर भिलाई का जो यूनिट है वो नहीं चल रहा है, लेकिन जेपी सीमेंट के सतना, उत्तराखंड ऐसे बहुत सारे यूनिट है जहां वो पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रही है और वहां पर सैलरी भी मिल रहा है और वहां पर चालू प्लांट है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो वैसी जगह में भी अगर, क्योंकि वो बालक सतना का है, सतना में भी जेपी के प्लांट है, वहां उनको रोजगार दे सकते हैं। उनके परिवार के किसी व्यक्ति दबाव में था, क्योंकि सारे लोग एक ही इच्छा शक्ति के नहीं हो सकते। 22 साल का छोटा नौजवान था और लगातार अगर 8-9 महीने से आप उसको वेतन नहीं दोगे, तरह तरह के खर्चे रहते हैं, कोई लोन लिया होता है, कोई किसी घर के किस्त पटाने होते हैं, किसी को बीवी बच्चे का इलाज कराना होता है। अगर इन सब जिम्मेदारी को अगर वो 9-10 महीने से नहीं पूरा कर पा रहा होगा तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दबाव में था होगा। ये एक बड़ी कारण हो सकती है। मैं कारण पे नहीं जाना चाहता, ये प्रबंधन और प्रशासन का काम है, वो तय करे कि ये मृत्यु या आत्महत्या जो भी है ये किस कारण से हुई है। लेकिन मेरा मानना है प्रबंधन जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी से प्रबंधन भाग नहीं सकता और आने वाले दिनों पे आप देखेंगे कि और कर्मचारी निकल कर आएंगे। और मेरा मानना है कि सबको मुखर और प्रखर होकर बोलना चाहिए। दबाव प्रबंधन बना रहा है और बहुत गलत दबाव बना रहा है लगातार। आप देखेंगे ऐसी कॉलोनी में जो अब सेक्टर 6 आमतौर पर देखेंगे रहने लायक नहीं, यहाँ प्रबंधन ने जबरदस्ती ठूसा हुआ लोगों को, तो इस पे भी जांच होनी चाहिए। लगातार मैं बोल रहा हूँ और हम लोग लगातार ये बार-बार बोल रहे हैं कि अगर प्रबंधन अपनी बात नहीं मानेगा तो आने वाले दिनों पे हम लोग एक आंदोलन करेंगे और प्रबंधन को अपनी बात मनवा के रहेंगे। उस बालक को और उसके परिवार को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। देखिए, अभी हाल में सूचना मिली कि जेपी सीमेंट में जो हमारे साथी भाई कार्यरत थे उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली है, जिसपे हमको यहाँ आने पे पता चला, यहाँ के जो उनके लोकल गार्जियन थे उनके माध्यम से पता चला कि पिछले 15 महीने से पेमेंट इनको नहीं मिल रही है। यह दूसरे राज्यों से आकर इस कंपनी में काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं, इन पर इतना मानसिक दबाव हावी हो गया कि आज उनको आत्महत्या करना पड़ा। उनके जो लोकल परिजन आए तो उन्होंने बताया कि 15 महीने से इनको पेमेंट नहीं मिला और मिल भी रहा है तो 4,000-5,000 की राशि के टुकड़ों में मिल रहा है, जिसमें खुद का खर्चा चला है, अपने परिवार का खर्चा चला है एवं के ऊपर जो अलग जिम्मेदारियां रहती है उसका निर्वाह नहीं करवा पा रहे थे। इसके अलावा जब हम यहाँ आए तो यहाँ के जो श्रीवास्तव साहब जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब देके कहा कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा ऊपर मैनेजमेंट करेगा। हमारा उनसे सवाल है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप यहाँ के जनरल मैनेजर बन के क्यों बैठे? एक परिजन जिनके घर में मतलब आत्महत्या हुई है वह आके अपने दुख कष्ट पीड़ा में उनसे बात कर रहे हैं और उनका जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था वह बहुत अत्यंत दुखी था। हमारी एक सीधी मांग है, जो युवा साथी जिसने आत्महत्या की उसकी उम्र मात्र 22 साल थी, 3 साल से कंपनी में काम कर रहा था, 22 साल की उम्र में उसके घर पर इतना दबाव था कि उसको काम करना पड़ा। ऐसी स्थिति में जो जेपी कंपनी है उसने इतना मतलब अमानवीय व्यवहार करके इनका पेमेंट रोका। इसके बाद जो चीजें चल रही थी, इनका समय से पेमेंट नहीं होता, घर का जो इनका दबाव था, इसके चलते इन्होंने आत्महत्या की। हमारा एक सूत्री मांग है कि इसके लिए जो जेन्युइन तौर पे जो इनके लिए पॉलिसी ली गई थी, जो बीमा हुआ था, वह पैसा इनका दिया जाए एवं कल जो इनके दाह संस्कार में जो खर्चा होगा वह जो इनका पूरे खर्चे ये कंपनी के द्वारा उठाया जाए। इसके अलावा उनके घर के किसी एक व्यक्ति को अच्छी स्थिति की नौकरी दी जाए, इस तरह की नहीं कि संविदा बोल के ऐसी नौकरी में हम फिर उनके परिवार के सदस्य को ढकेल दे कि जहाँ पे पेमेंट ही उनको महीने पूरा नहीं मिल पा रहा है। क्या है मामला? पहले तो मैं अपना नाम बताऊं, मैं एच.एस. मिश्रा हूं, हिंद मजदूर सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूं और तमाम बोर्डों के भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार में बोर्ड का सदस्य हूं। अभी अभी मेरे को पता चला है कि सत्यम जो जेपी में 3-4 सालों से लगातार काम कर रहा था और वो सुसाइड कर लिया है, कमरे में ही, अपने रूम में ही कर लिया है। तो अभी हमको सौरभ जी ने फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, तो हम भाग के आए हैं। तो मेरा कहना ये है कि आत्महत्या का कारण क्या है? कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो रहा, समय से पैसा नहीं दे रहे हैं, इस टाइप की बातें हो रही हैं। लगातार बात सामने आती है कि जेबी सीमेंट पेमेंट कई 8-9 महीने से नहीं दे रहे हैं और दे भी रहे हैं तो पूरा नहीं दे रहे हैं, 2-4 हज़ार दे रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है, अभी जो चर्चा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का ये कहना है, जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बंधु हैं, उसका परिवार है, रिश्तेदार है, तो उनके लिए वो मर गया, उसके लिए दाह संस्कार के लिए हमने अभी 50,000 रुपया बोला तत्काल कल देने के लिए। और दूसरी बात यह है कि उसका कितना बीमा हुआ है, बीमा कम से कम 15 लाख का हुआ है कि 30 लाख का? 8 से 9 लाख बोल रही है। वो गलत हुआ है ना, वो तो 15 लाख से कम होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो 8-9 लाख जो भी हुआ है
वो कल सब क्लियर हो जाएगा। और जो भी उसका ग्रेजुएटी या जो चूंकि कंपनी का आज 7-8 सालों से कंपनी बिक रही है, तो वो खरीद रहे हैं, दूसरी कंपनी खरीद रही है। 7-8 साल से न एक बिक पा रही है, न कोई खरीद पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में या तो इनको चलाने के लिए कुछ पैसा कहीं से भी इंतजाम करके पूरा चलाना चाहिए, सबका टाइम से पेमेंट देना चाहिए, और नियमानुसार जो बोनस, छुट्टी और जो फाइनल सेटलमेंट है, ग्रेजुएटी है, जो कानूनी सुविधा है, इनको बहाल करना चाहिए। और अगर ये नहीं कर सकते, मजबूर हैं, तो मैं इनका दोष नहीं दे रहा हूं। अगर आप मजबूर हैं चलाने में तो क्यों चला रहे हैं, क्यों बैठा के पैसा दे रहे हैं? अगर आपका नुकसान है तो इसको बंद करिए, सबका हिसाब करिए। क्या हुआ आपके भतीजे का? भतीजे मेरा सुसाइड कर लिया सर, और कंपनी पैसा नहीं दे रही सही हिसाब से, उसी का दबाव होते हुए भी। और सब यही मैं कहना चाहता हूँ, इसी से परेशान होते हैं तमाम, चारों तरफ इधर का कर्जा उधर कर्जा, माँ बाप नौकरी में भेजे, हम लोगों की ज़मीन ले लिया इन्होंने, ज़मीन लेने के बाद भी इधर उधर भेज के और धोखा दे रहे कुल मिला के। प्रबंधक कहना क्या है? प्रबंधक का कहना है कि जो भी होगा तो देखेंगे, सही टाल मटोल कर रहे हैं इधर उधर। जब भिलाई स्थित जेपी सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन बंद हो गया है, तो बेवजह यहां स्टाफ रखने का क्या औचित्य हो सकता है, यह समझ से परे है। और यदि स्टाफ रखा गया है तो उन्हें वेतन तो मिलना ही चाहिए। कई महीनों से वेतन न मिलने की स्थिति में सत्यम के आत्महत्या करने की सारी जवाबदारी जेपी सीमेंट प्रबंधन की बनती है, और उन्हें यह जिम्मेदारी उठानी भी चाहिए। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई में संचालित प्रभात टीवी न्यूज चैनल का 5वां स्थापना दिवस गत दिनों मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। प्रदेश में संचालित प्रभात टीवी न्यूज चैनल का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भिलाई दुर्ग की पत्रकारिता की सराहना की और कहा, यहाँ के खबरों की गूंज दिल्ली तक पहुँचती है। साथ ही व्यवसायी नगर विधायक रिकेश सेन ने चैनल हेड रमेश भगत के संघर्ष के दिनों को याद किया और उनके अटूट जज्बे की सराहना करते हुए पूरी टीम को शाबाशी दी। जो लोगों तक पहुंचाया, उसकी उपलब्धियां भरा ये 5 वर्ष, उसके लिए उन्हें और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भाई केशव जी, सभापति नगर निगम, ओजस्वी तरीके से और सत्यता के आधार पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे इस दुर्ग भिलाई में मिसाल आप सब हैं, और दुर्ग भिलाई की पत्रकारिता पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी जाना जाता है। ये मैं खुद महसूस करता हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सांसद होने के नाते। मतलब दिल्ली तक आप लोग की गूंज रहती है, ये मैंने साक्षात दिल्ली में महसूस किया। इसलिए मैं उस सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो इस क्षेत्र का सेवक हूँ, और आप सबके प्यार की बदौलत, स्नेह की बदौलत आज मुझे सौभाग्य मिला है। आप सबका प्रेम स्नेह सदा मिलता रहे, और मेरे लायक जो भी सेवा हो, हमेशा मैं आप सबके साथ एक पारिवारिक सदस्य के रूप में, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हम सबके सामने है। उनका संघर्ष हम सब लोगों ने देखा है, और एक कोई नई चीज की जब शुरुआत होती है तो उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि भिलाई दुर्ग में प्रभात टीवी अब लोगों की जुबान पे है। ये इनकी मेहनत है रमेश भाई की। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अच्छे लगन के साथ अगर काम करेंगे तो उसको सफलता अवश्य मिलता है। प्रभात टीवी सकारात्मक कई गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में आज मैं देख पा रहा हूँ कल प्रेस क्लब का चुनाव भी था, और उसमें सारे पुराने जितने हमारे साथी थे, जिनके साथ मैंने भी 25 साल, क्योंकि सक्रिय राजनीति में 25 साल मुझे हो गए, पार्षद की भूमिका से मैं आया, और अभी भी वर्तमान में भारतवर्ष का अकेला ऐसा विधायक हूँ जो पार्षद भी हूँ और विधायक भी हूँ। तो मैं 25 सालों से सभी पत्रकार जगत के
बता दें, आकाशगंगा सुपीला कॉफी हाउस में प्रभात टीवी न्यूज चैनल के स्थापना दिवस पर गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। यह मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल रहे। अध्यक्षता विधायक रिकेश सेन ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में रिसाली नगर निगम के सभापति केशव बंचोर और भिलाई निगम जोन 5 के अध्यक्ष राजेश चौधरी, वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रभुनाथ मिश्रा एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, राजीव चौबे, अध्यक्ष स्मृति गृह निर्माण समिति उपस्थित रहे। प्रभात टीवी के हेड रमेश भगत ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। पधारे सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लगातार हम लोग 5 वर्षों से प्रभात टीवी का स्थापना दिवस मनाते रहे और सबसे पहले शुरुआत मेरी हुई थी 2000 के समय से। हम लोग छत्तीसगढ़ प्रभात एक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत किए थे और 2019 से एक पोर्टल चैनल चालू किया हमने, prabhattv.com। वो लगातार संचालित होता रहा। इसी बीच हमने यूट्यूब चालू किया प्रभात टीवी के नाम से, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित हो रहा था और केबल में भी इसका प्रसारण हो रहा था। लेकिन अभी कुछ कारणों से केबल में प्रसारण रुका हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही हम निरंतर आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह प्रभात टीवी परिवार को मिलता रहे, क्योंकि हम धीरे धीरे दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, कमरधा जैसे जगहों में हमारे पत्रकार काम कर रहे हैं। निरंतर लगातार खबरें देते रहते हैं और प्रभात टीवी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखा हुआ है और लगातार निष्पक्ष कार्यता कर रहा है। सब आप लोग की बदौलत से आप लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल इस अवसर पर प्रमुख रूप से शामिल सांसद विजय बघेल को राजकीय गमछा भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रभात टीवी न्यूज चैनल की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश दुबे एवं आभार प्रदर्शन राजकुमार सिंह ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।